एपिसोड 4 नंगा भूत। उजले बर्फ की चादर, सर्द रात में पर्वतों पर चढ़ी चांद की सफेद चांदनी और पर्वतों के बीच से झांकते ये पेड़ों के झुंड जैसे खूंखार भेड़ियों से हो रही इस इंसानी जंग को देख रहे हो। ठंड इतनी भयानक कि उस भेड़िए के जानलेवा वार से निकला आर्यन की छाती से बहता वो गाढ़ा लाल खून कुछ ही देर में आर्यन के शरीर पर एक लाल थक्का बनकर जम गया। वहीं जमीन पर बदहवास पड़े खूंखार भेड़िए की घायल हालत देखकर, उसके शरीर से निकलता खून देखकर बाकी सभी भेड़िए सन्न थे, मगर साथ ही साथ उनके मन में आर्यन के गर्म उबलते खून की प्यास अब और भी बढ़ चुकी थी। आर्यन के निर्वस्त्र कसे शरीर पर उभरे मांस के लोथड़े देख उन भेड़ियों के मुंह में पानी आ गया। गुस्से में दहाड़ता आर्यन अभी एक भेड़िए के वार से चीखता चिल्लाता उभरा ही था कि तभी उन भूखे भेड़ियों ने अब दाएं बाएं ऊपर नीचे हर ओर से आर्यन पर चीखते चिंघाड़ते हुए धावा बोल दिया। कोई आर्यन की गर्दन पर झपटा तो कोई इसके पैरों में अपने नुकीले दांत कढ़ाने को था, पर चुस्त दुरुस्त आर्यन ने पलक झपकते हवा में उछलकर गोल घूमते हुए ताबूत की ओर कूदकर सभी भेड़ियों को एक साथ चकमा दे दिया। बेचारे भेड़िए आर्यन की जगह से हटते ही कोई दाएं गिरा तो कोई बाएं, कोई इस भेड़िए पर गिरा तो कोई जमीन पर पड़े उस घायल भेड़िए पर। ऐसी घायल हालत में भी आर्यन जो जोश और हिम्मत दिखा रहा था, उससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आर्यन अब फिर से उसी ताबूत के अंदर खड़ा था जिसका दरवाजा कुछ ही समय पहले उसने अपनी जोरदार लात से खोला था। ये देख गुस्से में तिलमिलाए सारे भेड़िए उछलकर फिर ताबूत की ओर झपटे, पर आर्यन ने बड़ी होशियारी से अपनी मौत की लात के तेज प्रहार से जहां दो भेड़ियों को हवा में उछलते हुए चित कर दिया, तो वहीं बाकी दो भेड़ियों के रास्ते से हटते हुए आर्यन गुलाटी खाता हुआ उनके नीचे से निकल गया, जिसके चलते वो भेड़िए आर्यन की जगह ताबूत में जा गिरे। आर्यन की तरकीब काम कर गई। उसने बगैर समय गवाए फुर्ती से दौड़ते हुए ताबूत का दरवाजा बंद करके उन दोनों भेड़ियों को उसी ताबूत में कैद कर दिया और खुद ताबूत के बंद दरवाजे पर खड़े होते हुए पास पड़ी लोहे की भारी सलाखें उठा ली जिससे वो ताबूत बंद की गई थी। बढ़ती धड़कनों के साथ तेज सांस लेते आर्यन के शरीर पर उफनती नसें उसके लीन और गठीले शरीर पर हर ओर उभर रही थीं। उसके ताकतवर बाजू सलाखें उड़ते ही फूल चुके थे। उसका पूरा शरीर चांद की रोशनी में पसीने और खून से नहाया चमक उठा था। वहीं जमीन पर गिरा टूटे दांतों वाला वो घायल भेड़िया भी अब उठते हुए अन्य दो भेड़ियों के साथ घुर्राया। चीखता हुआ वो आर्यन की ओर झपटा ही था कि आर्यन ने तुरंत लोहे की वो भारी भरकम सलाखें हवा में लहराते हुए पूरी ताकत से उसके मुंह पर दे मारी। इस भयानक वार से छटपटाते हुए वो खूंखार भेड़िया अपने बाकी बचे दांत भी गंवाता हुआ धड़ाम से वहीं का वहीं धराशायी हो जमीन पर आ गिरा। दूसरी तरफ आर्यन लोहे की उन सलाखों से कभी इस भेड़िए को मारता तो कभी उस भेड़िए के पैरों में सलाखें कसता हुआ उसे जमीन पर दे पटकता। जोरदार प्रहारों से कभी उस भेड़िए के चेहरे का नक्शा बिगाड़ता तो कभी इस भेड़िए का। जहां तीन खूंखार भेड़िए ताबूत के ऊपर आर्यन के वारों से घायल हो पस्त होते दर्द में करहाते यहां वहां चित हो गिर रहे थे, तो वहीं दो भेड़िए ताबूत के अंदर कैद सांस लेने को तड़पते चीखते गुर्राते बदहवास हो रहे थे। ताबूत की कैद में घुटन के मारे उनका शरीर भी अब जवाब देने लगा था। आर्यन ने अब उन्हें भी ताबूत से निकालते हुए लोहे की सलाखों में बांध हवा में उछाल उछाल कर पछाड़ना शुरू कर दिया था। भेड़ियों की रफ्तार और हालत अब दर्दनाक हो चुकी थी। कुछ ही पलों में आर्यन की सूझबूझ और उसकी घातक लड़ाई कौशल से पस्त होते भेड़िए कटे फटे जमीन पर एक के बाद एक अपना भारी बलशाली शरीर लिए धप धप करते हुए गिरने लगे। जहां उनमें से कुछ अब भी जमीन पर गिरे दर्द में तड़प कर थरथरा रहे थे, तो कुछ आर्यन के प्रहारों से अपनी जान पहले ही गंवा चुके थे। वहीं आर्यन का शरीर भी अब जवाब देने लगा था। इतने बलशाली भेड़ियों से इस हालत में लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। आर्यन का शरीर भी कमजोरी के चलते अब हवा में लड़खड़ाता हुआ झूलने लगा था। भेड़ियों को यूं पस्त हालत में जमीन पर गिरा देखकर भी आर्यन की आंखों में उभरी वो गुस्से की लपटें शांत नहीं हुई थीं। उसने हाथों में जकड़ी उन लोहे की सांखलों को जमीन पर पटकते हुए लड़खड़ाकर जमीन पर तड़पते भेड़ियों की तरफ बढ़ते हुए फिर हुंकार भरी, याहू
या उन भारी लोहे की सलाखों को अपने हाथों में जकड़कर लड़ने से उसका हाथ पूरा छिल चुका था, जिसके चलते उसके पंजों से, कंधों से और छाती से खून रिसता हुआ जमीन पर टपकने लगा। जमीन पर छटपटाते उन भेड़ियों के पास लड़खड़ाकर गिरते आर्यन ने फिर आसमान की तरफ देख चिंघाड़ा, या! आर्यन की ये चीख किसी शेर की दहाड़ सी जंगल में हर ओर गूंज उठी। और फिर अपने कहे अनुसार ऐसी निढाल हालत में भी आर्यन बिना किसी हथियार के अपने नंगे हाथों के साथ ही उन जिंदा भेड़ियों पर टूट पड़ा। अपने वादे के मुताबिक आर्यन ने किसी जंगली पशु की तरह एक के बाद एक उन सभी भेड़ियों के शरीर को अपने हाथों से चीरते हुए उनके शरीर से खून का कतरा कतरा निकालकर कब्रिस्तान पर बिछी सफेद बर्फ की चादर पर बहा दिया। 24 मार्च की सर्द रात में अब हर ओर सिर्फ दो ही चीखें गूंज रही थीं। एक उन खूंखार भेड़ियों के फटते शरीर से निकली दर्द की पुकार थी, और दूसरी पागलों की तरह भेड़ियों के शरीर को फाड़ते आर्यन की दहाड़ थी। शरीर में जान न होने के बाद भी आर्यन खुद को जमीन पर घसीटता हुआ भेड़ियों के पास खिसकता हुआ एक के बाद एक उन्हें मौत के घाट उतार रहा था। भेड़ियों को चीरते ही उनके शरीर से उछलते खून के फव्वारों से मानो आर्यन नहा लिया हो, और देखते ही देखते आर्यन ने उन सभी भेड़ियों को खत्म कर दिया। उन सभी भूखे भेड़ियों के खून से कब्रिस्तान को भर आर्यन ने अपना कहा पूरा किया। ओह, तो तुम्हें भी गर्म ताजा खून का शौक है। आओ देखते हैं, पहले तुम मेरा खून पीते हो या मैं तुम सबके शरीर से खून का कतरा कतरा निकालकर इस कब्रिस्तान में बहाता हूं। भेड़ियों के गर्म ताजा खून में नहाए आर्यन ने जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए खुद को खड़ा किया। तेज सांस लेते, थके मांदे, गुस्से में घुर्राते आर्यन की हालत भी ठीक नहीं थी। उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगा था। ताबूत में कैद रहने के कारण पहले उसका शरीर निढाल था, उस पर से इन खूंखार मोटे ताजे भेड़ियों से लड़कर उन्हें मौत के घाट उतारना। आर्यन के शरीर से अब ताकत का नामो निशान मिट चुका था। इससे पहले कि आर्यन खुद को संभालता हुआ किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता या कब्रिस्तान से ही निकल पाता, सफेद चांदी में खून से सना आर्यन का कसा भरा निर्वस्त्र बदन लड़खड़ाते हुए, चक्कर खाता हुआ उन्हीं सैकड़ों लाशों के बीच जा गिरा, जिन्हें कुछ देर पहले इन मरे हुए भूखे भेड़ियों ने ताबूतों से निकाल नोच नोच कर खाया था। कहा जाता है कि दुनिया में होती हर चीज के पीछे एक छोटी सी वजह और एक बड़ा सा कारण जरूर होता है। 2 ही दिनों में नाटकीय तरीके से पलटी हमारे सिपाही आर्यन की जिंदगी भी इस बात से अछूती नहीं थी। पर आर्यन की जिंदगी में अचानक हुई इस उथल पुथल की क्या वजह थी? क्या कारण था? यह सब क्यों उसके जीवन में घट रहा था? इस सवाल से सिहरती आर्यनगर की इन सर्द हवाओं को भी इंतजार था सुबह होने का। उम्मीद थी इस सच्चाई से पर्दा उठाते बादलों के छटने की। वहीं आर्यन अब बेहोश व नग्न अवस्था में खून से सना उन सैकड़ों लाशों के बीच एक जिंदा लाश बने पड़ा था। आखिर समय का चक्का घूमा और कुछ ही घंटों में सुबह हो गई। बीती रात जितनी सर्द थी, सुबह की धूप उतनी ही गुनगुनी थी। पर्वतों पर बिछे बर्फ को पिघलाती आसमान से आती ये रोशनी अपनी सुनहरी किरणों से जैसे आर्यनगर को सहला रही हो। वहीं आर्यनगर में बहती ये हवाएं अब भी ठंडी थीं। इनका बहाव अब भी सामान्य से कुछ तेज था, जो रह रहकर जंगल की ओर बढ़ रहे मुनमुन और उसके साथी के दांतों को कटकटाने पर मजबूर कर रहा था। छाल से बने गर्म कपड़ों में खुद को ठंड से बचाता गोल मटोल मुनमुन जहां नौकर के लिबास में था, तो वहीं उसके साथी के लिबास किसी दरबान से थे। पर हाथों में फल फूल और खुशबूदार इत्र की टोकरी लिए ये इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे थे? यही सवाल गोल मटोल मुनमुन के साथी रेशम के मन में भी था। कप कपाते हुए उसने हिम्मत कर पूछा, जाना जरूरी है क्या मुनमुन? अपने साथी रेशम का यह सवाल सुनते ही मानो मुनमुन आग बबूला हो गया। गुस्से में लाल होती उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि वो पिघलकर उसकी आंखों में आंसू बनकर बाहर आने लगा। ये देख रेशम घबराते हुए बोला, नहीं नहीं मुनमुन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसीलिए कि हम इस ठंड में कहीं बीमार ना हो जाएं। पर तभी रेशम की इस बात को बीच में ही काटते हुए मुनमुन चिल्लाता हुआ बोला, मुनमुन, अपने मालिक की कब्र पर उन्हें आखिरी साल सलाम देने जा रहा है। तुमको अगर नहीं आना तो तुम जा सकते हो, पर मुनमुन, फिर तुम्हें आज से
अपना दोस्त नहीं मानेगा? कहते हुए मुनमुन की आंखों में उबलता गुस्सा पिघलता हुआ आंसू के मोटे मोटे मोती बने उसके गालों पर टप टप कर गिरने लगे। ये देख तरबान रेशम मुनमुन को संभालते हुए बोला, नहीं मुनमुन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, पर तुम यूं दोस्ती तोड़ने की बात मत करो। तुम्हारे लिए ठंड क्या, मैं मौत भी अपने सीने पर हंसते हंसते सहूंगा। पर अब रो मत। मालिक को यह कभी अच्छा नहीं लगता कि तुम उनके लिए इस तरह दुखी हो जाओ। आज अगर आर्यन जिंदा होते तो। मुनमुन ने फिर रेशम को काटते हुए भावुक मन से कहा, "आ- आर्यन नहीं, वीर सिपाही आर्यन।" मुनमुन को ढांढस बंधाते हुए रेशम ने इस बात पर सिर हिलाया और उसके कंधों पर अपना हाथ रखा। पर तभी कुछ सोच रेशम ने आसपास देखते हुए कहा, हमें जल्दी करना होगा मुनमुन। उन लोगों ने अगर हमें उस वीरान कब्रिस्तान में जाते हुए देख लिया तो वो उन सभी लोगों की तरह हमें भी मार डालेंगे। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुनमुन। रेशम की इस बात में जितना डर था उतना ही सच भी था। मुनमुन ने तुरंत अपने फूले गोल गालों से आंसू पोंछते हुए रेशम के कहे अनुसार तेजी से अपने कदम जंगल में बसे उस वीरान कब्रिस्तान की ओर अपने मालिक सिपाही आर्यन की कब्र की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए। इधर रात भर ठंड में बगैर कपड़ों के बेहोश पड़े आर्यन के शरीर पर भी आसमान से बिखरती सूरज की गुनगुनी धूप पड़ने लगी थी। इतनी ठंड में इस तरह खुले आसमान तले पड़े रहने के बाद किसी का भी उसका जिंदा रहना मुमकिन था। पर शायद आर्यन की जिंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी था, पर उसे बहुत कुछ करना बाकी था। ठंड से अकड़े आर्यन के बेसुध शरीर में अचानक हरकत होने लगी। भेड़ियों के खून से नहाया उसका लाल सुर्ख शरीर उन सैकड़ों लाशों के ढेर के बीच कुछ थरथराने लगा। अचानक उसके मुंह से गर्म सांसों का जोरदार ठसका निकल पड़ा। आर्यन खांसते हुए जमीन पर पलटा और इसी के साथ ही खुल पड़ी आर्यन की खून में सनी आंखें। पर आर्यन की आंखों के सामने जैसे अब भी अंधेरा था। उसके कानों में अब भी सिर्फ हवाओं की तेज आवाज साए साए करती हुई शोर मचा रही थी। उसका सर दर्द से भारी था, पर फिर भी खुद को जैसे तैसे उठाने की कोशिश करते आर्यन का बदन जैसे पूरी तरह से अकड़ चुका था। उसके शरीर से हड्डियों के चटकाने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। तेज सांसें लेता दर्द में तड़पता आर्यन खुद को जमीन से उठाकर अभी पलटा ही था कि उसका कमजोर शरीर फिर से किसी फोसरे रेत के टीले सा बिखरता हुआ जमीन पर धप से आ गिरा। आर्यन दर्द में चीखा, आ! तभी उसकी बंद आंखों के सामने फिर से वही दृश्य तेज शोर करता हुआ उभर आया, जहां कुछ लोग कुछ काले साए आर्यन को घेरे उसे घूरते हुए बड़ी बेरहमी से एक बड़े से डंडे से मार रहे थे, जैसे आर्यन उस मार का दर्द अब भी अपने शरीर पर महसूस कर पा रहा हो। जहां आर्यन इस दृश्य में खुद को महसूस करता हुआ लाशों के ढेरों के बीच बेसुध तड़प रहा था, तो वहीं इधर नौकर मुनमुन और उसका साथी रेशम सबसे छुपते छुपाते इस वीरान कब्रिस्तान तक आ पहुंचे थे, जहां उन लोगों ने, उन हैवानों ने मुनमुन के मालिक आर्यन को मार मार कर अधमरी हालत में जमीन के 2 फीट नीचे लोहे की सलाखों से बंधी एक ताबूत में बंद कर मरने के लिए छोड़ दिया था। वो दृश्य जैसे अब भी मुनमुन की आंखों के सामने ताजा था। उसकी आंखें भर आईं। कोई कैसे इतना क्रूर हो सकता है? यही सोचते हुए मुनमुन और रेशम ने अपने कदम कब्रिस्तान की तरफ अभी बढ़ाए ही थे कि तभी सामने पड़ी सैकड़ों कटी फटी लाशों के बीच से एक लाल रंग का खून से सना शरीर गुस्से में चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। या! इस खून से सने भयानक नंगे शरीर को देख रेशम भूत भूत चिल्लाता हुआ डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ था। इस खून से सनी जिंदा मौत को अपनी तरफ बढ़ता देख अब मुनमुन की रुलाई निकल पड़ी। अपनी तोंद संभालते हुए वो पलट कर भागा। बचाओ बचाओ, रेशम रेशम बचाओ बचाओ। असल में ये डरावना नंगा भूत कोई और नहीं, आर्यन ही था। क्या खून से सनी इस भयानक हालत में पहचान पाएगा मुनमुन अपने मालिक आर्यन को? कौन थे वो लोग, वो काले साए जिन्होंने आर्यन को अधमरी हालत में दफन किया था? अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली है ये रोमांचक कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।